गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से जुड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस मामले में आज फिर से ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया है। कल पहले दिन राहुल गांधी से 9 घंटे तक पूछताछ चली। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। सोमवार सुबह ईडी ने राहुल से करीब 3 घंटे पूछताछ की। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे लंच ब्रेक हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी के दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और ट्वीट कर लिखा है कि 10 घंटे से ज्यादा से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग थानों में बंद हैं। ना एफआईआर, ना जुर्म, ना कसूर। मोदी सरकार बनी देश के लिए नासूर, जान ले न झुके न रुकेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कानून सबके लिए समान होता है, लेकिन नोटिस देने का जो तरीका अपनाया गया, रात के 12 बजे तक पूछताछ हो रही है, वो गलत है। ऐसा कौन सा जुल्म या मनी लॉन्ड्रिंग से हो गई है जहां अरबों खरबों की लूट होती है, वहां पूछताछ नहीं करते। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने संघ पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के हो या आरएसएस के, सब ने लूट मचा रखी है। आज प्रधानमंत्री आवास पर 3 बड़ी बैठक का दौर चलेगा। सबसे पहले सुबह 9 बजे पीएम आवास पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इसके बाद सुबह 9:05 पर आर्थिक मामलों की एक बैठक होगी और इन दोनों अहम बैठक के बाद सुबह 9:15 पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोपहर 1:45 बजे करीब पीएम मोदी पुणे में देहू में संत तुकाराम महाराज की मूर्ति शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मुंबई में शाम 4:15 बजे जल भूषण भवन यानी क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी 200 सालों से लगातार प्रकाशित होने वाले अखबार मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज महामहिम कोविंद बेंगलुरु के वैकुंठा हिल में इस्कॉन के राजाधिराज श्री गोविंदा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी राष्ट्रपति कोविंद के साथ मौजूद रहेंगे। लालू यादव की आज पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में सुनवाई है। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं, जिसे लेकर लालू की तरफ से सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए उनका सिंगापुर जाना जरूरी है। उनका पासपोर्ट शीघ्र रिलीज किया जाए। हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर पर टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर केस चले या नहीं, इस संबंध में दाखिल हलफनामे पर आज सुनवाई हो सकती है। वाराणसी में हरिशंकर पांडे ने इस सीजेएम के सामने एक अर्जी दाखिल कर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत 7 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने की अपील की। यूपी हिंसा के बाद योगी के बुलडोजर का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच चुका है। संगठन ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की है। संगठन ने कहा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यूपी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करे। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाए। हिंदू महासभा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र याचिका लिखकर हिंदू महासभा ने यूपी के दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग की है। साथ ही देश भर की मस्जिदों, दरगाहों और ईदगाहों पर धारा 144 लागू करने की भी मांग की गई है। हिंदू महासभा ने अपनी पत्र याचिका में कहा है कि दारुल उलूम दंगा कराने का षड्यंत्र, प्लान बनाने और आतंक फैलाने का ट्रेनिंग सेंटर है। अवैध निर्माण के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के तहत सोमवार को अनवरगंज इलाके में राशिद सिद्दीकी और सूफियान बेग के बिल्डिंग को सील कर दिया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान काफी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई, ताकि किसी भी तरह की कोई शख्स अड़चन पैदा न कर पाए। त्रिपुरा में जैसे जैसे 4 विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां जोर पकड़ रही हैं। आज से टीएमसी अपना प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, त्रिपुरा प्रभारी राजीव बैनर्जी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि अगरतला टाउन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। वहीं देश भर में 10 जून यानी जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसक झड़प के बाद देहरादून प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आज से शुरू हो रहे उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र से पहले देहरादून प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है।
गुर्जर आरक्षण के बाद राजस्थान एक बार फिर आरक्षण की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिन से भरतपुर आगरा हाईवे को आरक्षण की मांग को लेकर माली, सैनी और कुशवाहा समाज के लोगों ने जाम कर रखा है। आरक्षण की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 12% आरक्षण दिया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा परिसर से संयुक्त विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस संयुक्त विशेष स्वच्छता अभियान का संचालन दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली छावनी परिषद और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। कल दिल्ली में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए, लेकिन कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अब दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 7.06% हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,700 टेस्ट हुए और 495 मरीज ठीक हुए। नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सेक्टर 62 के छोटे डी पार्क के पास पशु तस्कर और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने फरार चल रहे जुनैद नाम के शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश जुनैद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी जुनैद पर गाजियाबाद और नोएडा के अलग अलग थानों में करीब आधा दर्जन केस दर्ज है। फर्जी वीजा के सहारे दिल्ली एनसीआर में टिके रहने के चीनी नागरिक आरोपी को गर्लफ्रेंड समेत बीटा 2 थाना पुलिस ने गुरुग्राम के 5 स्टार ताज होटल से गिरफ्तार किया। शक है कि आरोपी देश में रहकर जासूसी कर रहा था। उस पर चीन से 2 नागरिकों को अवैध तरीके से बुलाकर उन्हें ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी में किराए पर फ्लैट पर ठहराने का आरोप है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद भारत में हो रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों का हाथ है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश में हिंसा भड़काने का खुलासा हो गया है। पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के लगभग 60,000 नॉन वेरीफाइड इंटरनेट मीडिया अकाउंट लगे थे। फर्जी खबरों पर नजर रखने और फैक्ट चेक करने वाली डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अमेरिकी स्कूल में एक के बाद एक फायरिंग की घटना के विरोध में गन कल्चर के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। लोग 230 साल पुराने कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। गन कल्चर कानून को खत्म करने को लेकर वॉशिंगटन सहित 450 शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया। 24 मई को टेक्सास में एक स्कूल में फायरिंग हुई थी, जिसमें 19 बच्चों को 2 टीचर्स समेत गोलियों से भून दिया गया था।